बरसात का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक रखा था। तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही थी। उसी बारिश में भीगे हुए कपड़ों में एक गरीब मछुआरा भारी कदमों से अपने घर की ओर लौट रहा था। हे भगवान, आज भी एक भी मछली हाथ नहीं लगी। सुबह से शाम तक नदी में भटकता रहा, लेकिन मेरी किस्मत में शायद खाली हाथ लौटना ही लिखा है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मेरे पूरे परिवार को मिल रही है। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे अपनी छोटी सी झोपड़ी की ओर बढ़ गया। झोपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। झोपड़ी के भीतर उसकी पत्नी सावित्री और 5 साल की मासूम बेटी गुड़िया दरवाजे की ओर टकटकी लगाए उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रमेश दरवाजे के अंदर आया, सावित्री की नजर सबसे पहले उसके कंधे पर रखे जाल पर पड़ी। सावित्री ने बिना कुछ पूछे ही सब समझ लिया। सुनिए जी, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। पहले ये भीगे कपड़े बदल लीजिए। अगर ऐसे ही रहे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का सावित्री? मैं इतना भी नहीं कर पा रहा कि अपने परिवार को एक वक्त का भरपेट खाना खिला सकूं। बाबा, आप रो क्यों रहे हो? मैं भूखी नहीं हूँ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी की बात सुनकर रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। हिम्मत मत हारिए जी, दुख हमेशा नहीं रहता। आज नहीं तो कल भगवान हमारी भी जरूर सुनेंगे। जिसने हमें जीवन दिया है वह हमें भूखा नहीं सुलाएगा। धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई। बारिश की आवाज पूरी झोपड़ी में गूंज रही थी। तीनों एक छोटी सी पुरानी चारपाई पर एक पतली सी चादर ओढ़कर बैठ गए। सावित्री और गुड्डिया सो गई, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत से टपकते पानी को देखता रहा। अगली सुबह रमेश उठा। उसने अपना पुराना जाल कंधे पर रखा। सुनो सावित्री, मैं फिर नदी पर जा रहा हूँ। चाहे आज पूरा दिन लग जाए, लेकिन कोशिश किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। सुनिए जी, आज नदी का पानी बहुत तेज होगा। जरा संभल कर रहिएगा। मछलियाँ फिर मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा संसार ही उजड़ जाएगा। चिंता मत करना, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। इसके बाद रमेश जाल कंधे पर रखकर बारिश की हल्की फुहारों के बीच धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे वह नदी के किनारे पहुंचा। हे प्रभु, आज मेरी लाज रख लेना। रात मेरी बेटी भूखी सोई थी, आज उसे निराश मत करना। इतना कहकर उसने अपना जाल नदी में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसने पूरी ताकत से जाल बाहर खींचा, लेकिन जाल बिल्कुल खाली था। कोई बात नहीं, शायद इस बार किस्मत साथ दे। वह नदी के दूसरे किनारे की ओर बढ़ा। उसने फिर एक बार जाल फेंका, लेकिन इस बार भी कुछ हाथ नहीं आया। समय बीतता गया। घंटों तक वह नदी में भीगता रहा, लेकिन हर बार उसका जाल खाली ही बाहर आता। लगता है भगवान आज भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। चलो आखिरी बार और कोशिश करके देखता हूँ। कुछ समय बाद अचानक उसे महसूस हुआ कि जाल पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया है। जैसे ही जाल पानी से बाहर निकला, जाल में ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियां फंसी थीं। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। उसने सावधानी से सारी मछलियां एक बड़ी टोकरी में रखी। अगर ये सारी मछलियां अच्छे दाम में बिक गईं, तो आज मैं घर के लिए राशन और थोड़ी सी सब्जी भी ले जाऊंगा। वह टोकरी उठाकर तेज कदमों से बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह गांव के छोटे से बाजार में पहुंच गया। उसने एक किनारे अपनी टोकरी रखी। आओ भाइयों, नदी की ताजी मछलियां ले लो। अभी अभी पकड़ी हुई ताजी मछलियां ले लो। कुछ लोग उसकी ओर देखने लगे। रमेश के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। उसे लगा आज उसकी सारी मछलियां बिक जाएंगी। लेकिन तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ग्राहक अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा बाजार लगभग खाली हो गया। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही आना था। कम से कम कुछ मछलियां तो बिक जाती। आज घर के लिए थोड़ा सामान तो ले जाता। बारिश लगातार तेज होती गई। एक भी ग्राहक वापस नहीं आया। आखिरकार रमेश ने भारी मन से अपनी टोकरी उठाई और गांव की ओर चल पड़ा। अरे रमेश, इधर आ बेटा। इतनी सारी मछलियां लेकर कहाँ जा रहा है? प्रणाम काका। बारिश की वजह से कोई ग्राहक ही नहीं आया। अब समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या करूं। तो ऐसा कर, 1 किलो मछली मुझे दे दे। आज घर में बढ़िया मछली बनवाऊंगा। यह सुनते ही रमेश के चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आई। उसने 1 किलो मछलियां उन्हें दे दी। काका, अगर आपको ठीक लगे तो मछलियों के बदले थोड़ा आटा चावल और कुछ सामान दे दीजिए। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिंता मत कर बेटा,
जितना जरूरी सामान है सब ले जा, हिसाब बाद में कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। रमेश सामान और बची हुई मछलियां लेकर अपनी झोपड़ी पहुंचा। सावित्री दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप सही सलामत लौट आए। फिर उसने पूरे दिन की सारी घटना विस्तार से सुना दी। कोई बात नहीं जी, भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। आज मैं बची हुई मछलियों से स्वादिष्ट खाना बना देती हूँ। कुछ ही देर में सावित्री ने मिट्टी के चूल्हे पर मसालों के साथ ताजी मछलियां पकानी शुरू कर दी। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। वाह सावित्री, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी स्वादिष्ट मछली मैंने आज तक नहीं खाई। सावित्री, मेरे मन में एक विचार आया है। अगर तुम्हारे हाथ की बनी मछली इतनी स्वादिष्ट है तो क्यों ना हम मछली की बिरयानी बनाकर बेचें। अगर लोगों को पसंद आ गई तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर रोज मछलियाँ नहीं मिली तो बिरयानी कैसे बनाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, बस एक बार लोगों को हमारी बिरयानी पसंद आ जाए, उसके बाद सब मैं संभाल लूंगा। सावित्री ने उस रात बची हुई मछलियों को पानी में सुरक्षित रख दिया। अगली सुबह सावित्री ने अपनी मेहनत और प्यार से स्वादिष्ट मछली बिरयानी तैयार कर दी। इधर रमेश ने बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा पुराना ठेला किराए पर लिया। उसने बिरयानी के बर्तन ठेले पर सजाए और गांव के चौराहे की ओर निकल पड़ा। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना। अगर आज यह बिरयानी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगी। कुछ ही देर बाद रमेश गांव के चौराहे पर पहुंच गया। बिरयानी की गर्मा गर्म खुशबू चारों तरफ फैल गई। आओ भाइयों, गर्मा गर्म मछली बिरयानी खाओ। एक बार खाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। समय बीतता गया, लेकिन एक भी ग्राहक उसके ठेले के पास नहीं रुका। तभी गांव का एक आदमी रमेश को भीगते हुए देख उसके पास रुक गया। अरे रमेश, ये क्या कर रहा है? इतनी तेज बारिश में कब से भीग रहा है? अगर ऐसे ही खड़ा रहा तो बुखार आ जाएगा। घर चला जा भाई, आज इस मौसम में कौन तेरी बिरयानी खाने आएगा? हरिया भैया, गरीब आदमी को बुखार से उतना डर नहीं लगता जितना घर में भूखे बैठे अपने परिवार का चेहरा देखने से लगता है। भगवान पर भरोसा रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इतना कहकर वह वहां से चला गया। बारिश पहले से भी तेज हो गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर यही हाल रहा तो सारी बिरयानी खराब हो जाएगी। इतने पैसे भी नहीं बचेंगे कि कल फिर से काम शुरू कर सकूं। तभी अचानक दूर से एक बड़ी सफेद कार तेजी से आती हुई दिखाई दी। कार आकर ठीक रमेश के ठेले के सामने रुकी और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। वाह, इतनी तेज बारिश में भी इतनी लाजवाब खुशबू। भाई, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कोई अच्छा खाना मिलेगा? हम लोग सुबह से सफर कर रहे हैं। आगे पुल पर पानी भर जाने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। बच्चों को भी बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, बिल्कुल मिलेगी। बिरयानी अभी अभी बनी है। मेरी पत्नी ने सुबह बड़े प्यार से इसे तैयार किया है। आप बस 5 मिनट बैठ जाइए, मैं गर्मा गर्म परोस देता हूँ। रमेश ध्यान से प्लेटें सजाने लगा। लीजिए साहब, गर्मा गर्म मछली बिरयानी। अगर स्वाद अच्छा न लगे तो पैसे मत दीजिएगा। जैसे ही बिरयानी का पहला कौर आदमी के मुंह में गया, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे भाई, ये तुमने क्या बना दिया? मैंने देश के कई बड़े शहरों में मछली बिरयानी खाई है, लेकिन इतना संतुलित मसाला और इतना बेहतरीन स्वाद आज तक कहीं नहीं मिला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मछली बिल्कुल ताजी है और मसाले संतुलित हैं। जिसने भी यह बिरयानी बनाई है उसके हाथों में सचमुच जादू है। रमेश की आंखें भर आईं। साहब, यह सब मेरी पत्नी सावित्री की मेहनत है। उसने पूरी रात जागकर मसाले तैयार किए थे। हम दोनों पहली बार यह काम शुरू कर रहे हैं। सच कहूं तो सुबह से अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया था। कई बार लगा कि सामान समेटकर घर चला जाऊं, लेकिन भगवान पर भरोसा करके यहीं खड़ा रहा। भाई, मेहनत करने वाले इंसान की पहचान उसके चेहरे से हो जाती है। सुनो, 4 प्लेट पैक भी कर देना। शहर पहुंचकर भी हम यही बिरयानी खाएंगे। उसने तुरंत और बिरयानी परोस दी। इसके बाद उस आदमी रमेश के हाथ में 3000 रुपए रख दिए। साहब, शायद आपसे गलती हो गई है। मेरी इतनी बिरयानी के तो इतने पैसे नहीं बनते। मेरे पास छुट्टे भी नहीं हैं। ये सिर्फ बिरयानी के पैसे नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी पत्नी के हुनर का सम्मान है। आज तुमने इस बारिश में हमारे पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। वहीं सड़क के दूसरी ओर खड़ा एक आदमी यह सब शुरू से अंत तक देख रहा था। वह गांव में कई वर्षों से मछली बेचने का काम करता था।
रमेश के हाथ में पेय देखकर उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। कल तक जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, आज उसकी बिरयानी पर लोग हजारों रुपए लुटा रहे हैं। नहीं, अगर यह ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो पूरे गांव में मेरी कोई पूछ नहीं रहेगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लोग इसकी बिरयानी खरीदने से पहले 100 बार सोचें। अगले दिन सावित्री सुबह उठकर पूरे मन से मछली बिरयानी तैयार कर रही थी। रमेश भी उसके साथ लगा था। कुछ देर बाद रमेश अपना ठेला लेकर उसी चौराहे पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में 2-3 लोग वहां आए। भैया, क्या यही वह बिरयानी है जिसकी कल शहर वाले इतनी तारीफ कर रहे थे? जी हाँ भैया, एक बार खाकर देखिए। अगर स्वाद पसंद न आए तो पैसे मत दीजिएगा। ग्राहक ने एक प्लेट ली। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, सच में कमाल का स्वाद है। अरे भाई, तुम लोग भी आओ, यहाँ की बिरयानी तो बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। रमेश के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी गांव का दुकानदार अपने 2 साथियों को लेकर रमेश के ठेले के पास पहुंचा। अरे अरे, जरा दूर रहो भाई, पता नहीं ये किस तरह की मछलियां इस्तेमाल करता है। 2 दिन पहले तक तो नदी किनारे मछली पकड़ता फिरता था और आज बड़े होटल जैसा खाना बेच रहा है। कहीं बासी मछलियां तो नहीं खिला रहा? महेश भैया, बिना वजह ऐसी बातें मत कहिए। मैं रोज ताजी मछलियां पकड़ता हूँ, उन्हें ही बिरयानी में इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इतना बड़ा ईमानदार बन रहा है। अरे गांव वालों, तुम लोग जानते भी हो कि मसाले डालकर बासी मछली की बदबू भी छिपाई जा सकती है। बाद में अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? महेश की बातें सुनकर एक आदमी ने अपनी प्लेट वापस रख दी। भाइयों, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैंने कभी किसी को खराब खाना नहीं खिलाया। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन किसी की सेहत से खिलवाड़ करके पैसे कमाना नहीं चाहता। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं सबसे पहले खुद यही बिरयानी खाकर दिखाता हूँ। रमेश ने एक प्लेट निकाली और सबके सामने खाने लगा। अगर इसमें जरा भी खराबी होगी तो सबसे पहले मुझे ही नुकसान होगा। अरे, ये तो रोज यही खाता है, इसे क्या होगा? तुम लोग अपनी जान जोखिम में मत डालो। धीरे धीरे जो भीड़ बढ़ रही थी वह फिर कम होने लगी। रमेश का चेहरा फिर से उदास हो गया। हे भगवान, क्या मेरी खुशियां इतनी जल्दी छिन जाएंगी? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसी समय दूर सड़क पर वही सफेद रंग की कार फिर से गांव की ओर आती दिखाई दी। इस बार उसके पीछे 2 और बड़ी गाड़ियां भी चल रही थीं। महेश ने जब यह नजारा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पहली कार से वही साहब उतरे जिन्होंने पिछली शाम रमेश की बिरयानी खाई थी। कैसे हो रमेश भाई? लगता है आज फिर भगवान ने हमें तुम्हारे पास भेज दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। सच कहूं तो आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद मेरी मदद के लिए आ गए हों। क्या बात है रमेश? कल तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। साहब, आप शायद जानते नहीं हैं, ये आदमी बासी मछलियों की बिरयानी बेच रहा है। हम तो गांव वालों को सिर्फ सावधान कर रहे हैं, बाद में किसी की तबीयत खराब हो जाए इसलिए पहले ही बता रहे हैं। रमेश, क्या सच में यही बात है? साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं हूं। अगर मुझे गलत तरीके से पैसे कमाने होते तो शायद मैं आज भी मछली पकड़ने नहीं जाता। मेरी पत्नी हर सुबह ताजी मछलियों से बिरयानी बनाती है। मैं अपने ग्राहक को भगवान का रूप मानता हूँ। मैं किसी के खाने के साथ धोखा करने की कभी सोच भी नहीं सकता। आप लोगों ने मेरी बात पर भरोसा करके यहाँ तक आने का फैसला किया था। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब पहले यही बिरयानी खाइए। रमेश ने तुरंत गर्मा गर्म बिरयानी परोसनी शुरू कर दी। सभी लोग बिरयानी खाने लगे। कमाल है, मछली इतनी ताजी है कि मुंह में जाते ही घुल रही है। हाँ भाई, मैंने कई जगह मछली बिरयानी खाई है, लेकिन इतना प्राकृतिक स्वाद पहली बार मिला है। इसमें कहीं भी बासीपन की झलक नहीं है। आप लोग किसकी बातों में आ गए थे? अगर यह बिरयानी खराब होती तो क्या मैं अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आता? तभी एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, रमेश बेटा, हमें माफ कर देना। हमने बिना सच्चाई जाने दूसरे की बातों पर विश्वास कर लिया। हमें भी एक प्लेट बिरयानी खिलाओ। मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर दो। आज घर पर सबको यही खिलाऊंगा। देखते ही देखते रमेश के ठेले पर भीड़ लग गई। एक के बाद एक प्लेट तैयार हो रही थी। महेश का चेहरा शर्म से झुक चुका था। महेश, तूने झूठ बोलकर एक मेहनती आदमी की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। अगर ये साहब आज नहीं आते तो हम सब तेरी बातों में आ जाते। महेश बिना कुछ बोले वहां से धीरे धीरे खिसक गया। कुछ ही घंटों में रमेश की पूरी बिरयानी बिक गई। उस दिन के बाद
रमेश की छोटी सी रेहड़ी के सामने अब हर शाम लोगों की भीड़ लगने लगी थी। एक शाम रमेश घर लौटा। लगता है आज भी सारी बिरयानी बिक गई। हाँ सावित्री, आज तो एक दाना भी नहीं बचा। उसी समय बारिश फिर से शुरू हो गई। छत से फिर पानी की बूंदें टपकने लगी। सावित्री, अब बहुत हो गया। कब तक हम इस टूटी हुई झोपड़ी में जिंदगी बिताएंगे? भगवान की कृपा से अब थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब सिर्फ रेहड़ी पर काम करने के बजाय बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूं और जल्दी से पक्का घर बनवाऊं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन दुकान का किराया, बर्तन, मेज, कुर्सियाँ, ये सब करने में बहुत पैसे लगेंगे। अगर बीच में काम नहीं चला तो हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। जब मैंने पहली बार यह ठेला लगाया था तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने मेहनत देखी और रास्ता बना दिया। अगर आज डर कर बैठ गया तो जिंदगी भर इसी रेहड़ी पर रह जाऊंगा। उसी समय महेश रमेश के घर के बाहर खड़ा यह सब सुन रहा था। पहले मैंने इसकी बदनामी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब अगर यह दुकान भी खोल लेगा तो मेरा धंधा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नहीं, इस बार मुझे ऐसी चाल चलनी होगी कि इसकी दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाए। अगले ही दिन रमेश और सावित्री ने चौराहे पर एक पुरानी दुकान किराए पर ले ली। दोनों ने उसी दिन दुकान की सफाई शुरू कर दी। दूर खड़ा महेश यह सब देख रहा था। अगर यह दुकान खुल गई तो समझ लो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। अब इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। सावित्री, आज भले ही यह दुकान वीरान दिखाई दे रही हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन यही जगह लोगों से भरी रहेगी। अगले दिन उद्घाटन था। रमेश ने पूरे गांव को न्योता दिया। रमेश महेश की दुकान पर भी पहुंचा। महेश भैया, कल मेरी दुकान का उद्घाटन है। मैं चाहता हूँ कि गांव का हर व्यक्ति आए। अगर आप भी आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। रमेश, 2 पैसे क्या कमाने लगा? अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी समझने लगा है। जा, मुझे तेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपनी दुकान चला ले, फिर बड़े बड़े सपने देखना। रमेश ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से वापस लौट गया। अगले दिन दुकान का उद्घाटन हुआ। गांव के लोग आने लगे और कई ग्राहक भी दुकान में बैठ गए। ठीक उसी समय 2 युवक तेजी से दुकान से आए। एक युवक ने जानबूझकर बिरयानी की प्लेट जमीन पर गिरा दी। अरे, ये कैसी बिरयानी बेच रहे हो? इसमें तो बदबू आ रही है। क्या लोगों को बीमार करने का इरादा है? इतने पैसे लेकर ऐसा खाना खिलाओगे? देखो देखो, बिरयानी में मिट्टी निकली है। ये आदमी लोगों की जान से खेल रहा है। ये सुन ग्राहक अपनी जगह से उठ खड़े हुए। रमेश स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब अचानक कैसे हो गया। तभी थाना प्रभारी विक्रम सिंह उस रास्ते से किसी सरकारी काम से लौट रहे थे। भीड़ देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी थी। इतना शोर क्यों मचा रखा है? आखिर हुआ क्या है? साहब, ये आदमी लोगों को गंदी बिरयानी खिला रहा है। देखिए, इस प्लेट में मिट्टी निकली है। अगर हम समय पर नहीं देखते तो पता नहीं कितने लोग बीमार पड़ जाते। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे नहीं पता यह मिट्टी इस प्लेट में कैसे आई, लेकिन भगवान की कसम, मैंने कभी किसी ग्राहक के साथ धोखा नहीं किया। तभी विक्रम सिंह ने प्लेट अपने हाथ में ली। अजीब बात है, अगर मिट्टी बिरयानी बनाते समय मिली होती तो वह पूरे चावल में अच्छी तरह मिल जाती, लेकिन यहाँ तो सारी मिट्टी सिर्फ ऊपर ही ऊपर पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अभी अभी इसे जानबूझकर डाला हो। सच सच बता दो, अगर अभी सच बोल दोगे तो शायद तुम्हारी गलती हल्की मानी जाएगी, लेकिन अगर झूठ बोलते रहे और बाद में सच सामने आया तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। दोनों युवक घबरा गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। साहब, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी रमेश भैया से। हमें तो महेश ने पैसे दिए थे। उसने कहा था कि दुकान खुलने नहीं देनी है। इतना सुनते ही महेश धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। रुको, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? साहब, मैं तो बस। अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूरी चाल तुम्हारे ही लोगों ने सबके सामने बता दी है। एक मेहनती आदमी की रोजी रोटी छीनने के लिए तुमने इतनी गंदी साजिश रची। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। महेश ने सिर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। पुलिस महेश को हिदायत देकर चली गई। तभी एक बुजुर्ग आगे आए। बेटा, हमें माफ कर देना। हर बार हम बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाते हैं। आज से पूरे गांव में सबसे पहले हम ही तुम्हारी दुकान की तारीफ करेंगे। रमेश भाई, आज पूरे परिवार के लिए 5 प्लेट पैक कर दो। और सुनो, अब से हमारे घर कोई मेहमान आएगा तो उसे तुम्हारी बिरयानी ही खिलाएंगे। कुछ ही मिनटों में
दुकान फिर से ग्राहकों से भर गई। मैंने इस रमेश को रोकने की हर कोशिश कर ली। पहले बदनाम किया, फिर झूठा हंगामा करवाया, लेकिन हर बार मेरी ही बेइज्जती हुई। अब मैं वही काम करूंगा जो यह करता है। मैं भी मछली बिरयानी बेचूंगा, लेकिन आधी कीमत में। देखते हैं लोग इसकी दुकान पर कैसे जाते हैं। अगले ही दिन महेश ने भी अपनी दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया। लोग उत्सुकता में वहां भी पहुंचने लगे, लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में महेश ने ताजी मछलियों की जगह 2 दिन पुरानी मछलियां खरीद ली। ग्राहक को क्या पता चलेगा, पैसे बचेंगे और कमाई ज्यादा होगी। कई लोगों ने उसकी बिरयानी खाई, लेकिन कुछ समय बाद ग्राहकों की तबीयत खराब होने लगी। अबे तूने हमें क्या खिला दिया, तबीयत खराब हो गई। सिर्फ पैसे कमाने के लिए तूने हमारी जान से खिलवाड़ कर दिया। अब समझ आया कि लोग रमेश की तारीफ क्यों करते हैं। ईमानदारी और स्वाद की कोई नकल नहीं कर सकता। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और अब महेश की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपनी मेहनत से पैसे जोड़कर उसने एक होटल बना लिया। गांव के कुछ लोग और ग्राहक वहां मौजूद थे। तभी पीछे से एक कमजोर और उदास चेहरा धीरे धीरे आगे आया। रमेश, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तुझे बदनाम करने की कोशिश की, तेरी मेहनत से जलता रहा, लेकिन भगवान ने मुझे मेरी हर गलती की सजा दे दी। आज मेरी दुकान बंद हो चुकी है, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। महेश, अगर मैं भी तेरी तरह बदले की भावना रखूं, तो फिर मुझ में और तुझ में क्या फर्क रहेगा। इंसान से गलती होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वह बुरा इंसान नहीं रहता। अगर सचमुच बदलना चाहता है तो आज से मेरे साथ काम कर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसमें सिर्फ मेहनत और ईमानदारी चलेगी, बेईमानी नहीं। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद कभी लालच और झूठ के रास्ते पर नहीं चलूंगा। रमेश ने उसे गले लगा लिया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। आसमान में हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार वह बारिश किसी दुख की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की गवाह बन रही थी।